नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। स्टूडेंट आज हल करेंगे आपकी कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थियों क्वेश्चन है वो 100% इनमें से पूछ जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। हर बार आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं इसी चैनल पर, तो उन्हीं में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और ध्यानपूर्वक इसका जो आप मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेबस है वो 100% कवर हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं हर सब्जेक्ट के 3 से 4 सेट कराऊंगा, जिससे आपका क्या है कि 100% वो सिलेबस कवर हो जाएगा और इससे बार आने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी किसी भी एग्जाम में। ओके, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं विद्यार्थियों, वैसे आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रिक्वेस्ट रहेगी चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन है विथ सॉल्यूशन आपको सही समय पर इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, एकदम रियल है वो, जैसे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे ही प्रश्न। ओके, और पूरे सभी प्रश्नों के और मैं उत्तर भी बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों को आपको एक ही बार में याद करवा दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपके सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हो किस तरीके से कि अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय कब किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था, तो इसका जो आंसर था वो 1856 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। उसके बाद अगला ये देखो, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ, मैं सिर्फ हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं। 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन अ है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि 1857 में जो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिल्कुल सिंपल सा है, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ उगते हैं, तो ये कहाँ उगते हैं? ये कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में उगते हैं, ऑप्शन अ इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है, शोधक समझा जाता है, तो पर्यावरण का शोधक किसे जाता है? गिद्ध को। ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गिद्ध है वो क्या है, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। क्या रखते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। उसके बाद अगला है भारतीय संसद में कौन कौन से भाग होते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें अंग नहीं पूछा है, भाग पूछा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंग है राज्यसभा और लोकसभा हो जाएंगे, और भाग है वो 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी सम्मिलित है। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने सभी बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर नंबर प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। देखो विद्यार्थियों, और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूँ, आराम से आप पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा विद्यार्थियों। आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं अपने फोन में डाउनलोड करना, ये प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, देखिएगा अब अगला प्रश्न है आपका सही गलत। आपको सही और गलत का आपको पहचान करनी है, कौन सा कथन है वो सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्य मनोनीत करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद देश में एक से ज़्यादा इस तरह की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है कि अम्बेडकर जी को हम संविधान का जनक कहते हैं। उसके बाद अगला है आपका कि आपको खाली जगह भरनी, क्या भरनी है? खाली जगह। अब देखिए, विलय नीति के द्वारा लागू किया गया था, विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अथवा में दे रखा है, दोनों में से किसी एक को करना है। श्री रंगपट्टनम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर संधि थोप दी गई थी, किसकी संधि? मद्रास की संधि। किसकी? मद्रास की। ओके, उसके बाद जो बक्सर का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में, याद रखना, 1764 ईस्वी में। ओके, अब उसके बाद आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपका लघुत्तर उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय। ओके, जैसे कि देख सकते हो, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बहुत आसान है कि किसी देश को संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उस देश को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है, मतलब सही ढंग से सही नियम के अनुसार किसी देश को चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत है। एक ऐसे किताब, ऐसे लिखित संविधान की जरूरत होती है जिसे देश आसानी से चल सके, मतलब जिस देश पर शासन किया जा सके। सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने और जानकारी देने में भारतीय संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी टिप्पणी कीजिए।
ठीक है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी किताब या फिर अपनी डेस्क या पासबुक की सहायता से वो याद करने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, अगर आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी प्रश्न बताया जाता है वो बिल्कुल आप तैयार कीजिएगा। बस लगातार जुड़े रहिए इसी चैनल पर। सभी आपके एग्जाम पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, सभी एग्जाम पेपर आपको एग्जाम से पहले सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है भूमि संसाधन के संरक्षण के किन तीन तीन उपायों को लिखिए। ठीक है, अथवा में दे रखा है या तो जल संरक्षण के किन तीन उपाय। ये तो बहुत आसान है, हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं कि भूमि का संसाधन के संरक्षण कैसे कर सकते हैं या जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। उसके बाद वन्य जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी वन्य जीवन पर मतलब वन में रहने वाले जीवों पर वन उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, आप कैसे भी कर सकते हो। सेक्शन सी में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि 1857 की, मतलब थोड़े बड़े यानी लगभग 60 से 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए। तो इसमें जो बदलाव किए थे ना विद्यार्थियों, वो था पहला कि भारत शासन अधिनियम पारित किया। ठीक है, और दूसरा है कि विद्रोहियों की सेना को भंग किया गया था। और पहला है कि जब भारत शासन अधिनियम लागू किया, और दूसरा कि जो 1857 की जो क्रांति की सेना थी ना उनको भंग कर दिया गया। ठीक है, उनको रद्द कर दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सरकार के चुनावों में भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मतलब राष्ट्रीय जो सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की क्या भूमिका होती है, ये आपको लिखना है अपने एग्जाम में। तो ये आप तैयार कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि बिल्कुल भी देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो अपनी किताब से जरूर याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन डी में आपको समता आधारित प्रश्न होंगे। समता आधारित मतलब जैसे कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार एक अनुच्छेद दिया जाएगा, और फिर अनुच्छेद में से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि आप देखिएगा, पहले ये अनुच्छेद दे रखिए, अनुच्छेद को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है कि पहला कि मृदा संरक्षण, मृदा जो संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है, तो इसका आंसर का क्या है, तो मृदा अपरदन। क्या है, मृदा अपरदन। तो यहाँ आप हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन। उसके बाद अगला है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है। तो कौन सा कारक नहीं है, तो इसमें देखो स्थला कर दी, क्या है, स्थला करती, ये कारक नहीं है, ये इस अनुच्छेद के अंदर है। उसके बाद अगला है कि मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है, तो सहायक दोनों है। ठीक है, यानी उपरोक्त दोनों। और उसके बाद ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। उसके बाद दूसरा भी आपका अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद को 2 से 3 बार पढ़ना, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये आपको नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें आपको उत्तर याद करने नहीं पड़ते हैं, इन्हीं में से निकालने पड़ते हैं। तो देखिए आप, पहला प्रश्न है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने। तो यहाँ देखिए 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। उसके बाद अगला है, बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न दे रखा है यहाँ, ओके, सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली चाहती थी। ठीक, कठपुतली नवाब मतलब अंग्रेज, मतलब इसका मतलब हो गया कंपनी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला भी यही देखिएगा, किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया। तो यहाँ सिराजुद्दौला ने दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने, जो इस पैसेज के अनुच्छेद के अंदर ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दसवां है कि किसी काल्पनिक राज्य की विधानसभा चुनाव के परिणाम नीचे दिए गए। ठीक है, ये 6 नंबर का है, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे इसको पढ़ना है आपको, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हमने। ठीक है, इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि सब विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी, जिसकी सीटें ज़्यादा है। तो सीटें किसकी ज़्यादा है, क्षेत्र विकास की। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र विकास पार्टी। उसके बाद अगला है कि सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है। मतलब पूछा है कि सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए सरकार के लिए। तो कुल सीटें कितनी है, उसकी आधे से एक ज़्यादा। ध्यान रखना, अगर बहुमत प्राप्त करना है तो उस राज्य में कितनी सीटें हैं टोटल, और उस टोटल का आधा से एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे इसकी हो जाएगी आपको, कितनी हो जाएगी, 142, इसकी आधे आधी हो जाएगी 142 प्लस, तो मतलब 143, क्या हो जाएगा इसकी, 143 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 143, उत्तर हो गया इसका 143। उसके बाद है, निर्दलीय कौन कहलाते हैं। निर्दलीय कौन कहलाते हैं, वे किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते, वह निर्दलीय कहलाते हैं। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद अगला अगला भी आपका अनुच्छेद है,
तो इसी अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ये बहुत आसान है, आपके लिए यही नंबर दिलाएंगे। और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए विद्यार्थी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारे सब्जेक्ट के जो सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन है एकदम इंपॉर्टेंट, वो जो कि एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, वो इसी चैनल पर आपको एग्जाम से पहले उपलब्ध करवा देंगे, सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। और आप इसी चैनल से जुड़े रही लगातार। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो बस रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ताकि हमारे भी मेहनत बर्बाद ना हो, आपका भी समय खराब ना हो। उसके बाद पहला है कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो यहाँ हो जाएगा एशिया। उसके बाद है यूरोपा को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत। और उसके बाद अगला जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, तो है एशिया महाद्वीप। और उसके बाद है यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशिया। ये प्रश्न है सीधे, इस प्रश्नों का आंसर है वो भी इस पैसेज के अंदर है, मैंने बता दिया सीधा ही आपको, तो आप निकालना एक बार देख लेना। उसके बाद अगला अगला प्रश्न दे रखा है कि सेक्शन डी, सेक्शन डी आपका आएगा मैप आधारित। क्या विद्यार्थियों, मैप आधारित प्रश्न आएगा। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 1857 की बगावत से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। आपको एक मैप दिया जाएगा, उस पर आपको ये है ना किन्हीं चार की पूछी है, तो किन्हीं चार स्थानों को दर्शाना है, आपको नक्शा अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना अपने, एक बार आप मैप अपने मैप आप खरीद सकते हैं बाजार से, या फिर आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये स्थान आप जरूर याद कीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। तो देखो, चैनल पर नए विद्यार्थी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।